गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आपका मनोज सर। अब तो मैं लगातार ही आप लोगों से रूबरू होता हूं, तो बखूबी बिल्कुल अच्छे से जान गए होंगे स्टूडेंट्स। जैसे मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया था कि मैं कंटिन्यूटी में कंटिन्यूअस आप लोगों के लिए स्कूल कॉलेज कंपटीशंस का वीडियोस रिलीज करूंगा, बनाऊं, और ऐसा मैं करता आ रहा हूं लास्ट वीक से। अभी कंटिन्यूअसली 4-5 डेज से रोज ही कोई ना कोई क्लास का वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ राजिंग्स ट्यूटोरियल्स पे। तो आज मैं आप लोगों से के साथ क्लास 11th का सीक्वेंस एंड सीरीज का ऑलरेडी मैंने एक या दो वीडियो डाला हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पे। तो आज हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन डिस्कस करेंगे, राइट। और इसके बाद तुरंत मैंने जैसे आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि मैं कंपटीशंस का भी और बीकॉम ऑनर्स का, बिजनेस स्टैट्स का और बीटेक का, बीसीए का, ये सब चीज़ें थोड़ा सा छूट गया है। अभी मैं बीबीए वगैरह का कर रहा हूँ कंटिन्यूटी में और इस तरह से। तो स्टूडेंट्स, हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं। इनमें भी जैसे पहले मैंने आपको बताया है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं, तो टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस, सम से रिलेटेड और मीन से रिलेटेड, ये तीन ही टाइप्स हैं। और इसी तरह के जितने भी प्रूफ दैट हैं वो सारे चीज़ें इसी पे बेस्ड हैं, टर्म, सम और मीन। इसके अलावे मैंने एपी में और एक चीज बताया था कि जब भी कभी तीन टर्म हो, चूंकि जीपी में भी वो रिलेट करेगा, तो थोड़ा सा मैं एपी का एक छोटा सा समराइज्ड आपको मैं बता देता हूं कि टर्म का फॉर्मूला क्या था, सम का क्या था, मीन का क्या था, और जब 3, 4, 5, 6 टर्म लेते थे एपी में तो क्या था। तो 2 मिनट हम पहले एपी को समराइज करते हैं और फिर हम जीपी पे मूव करते हैं, क्योंकि जीपी में भी एसएस बिल्कुल वही पढ़ना है जो हमने एपी में पढ़ा था। तो सबसे पहले हम पढ़ाएंगे आज जीपी, लेकिन अब ये कर रहे हैं रिवाइज एपी शॉर्ट टर्म। तो टर्म से रिलेटेड जो फॉर्मूला था, टर्म से रिलेटेड हमारा ए एन, एक जनरल टर्म, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए हमारा फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस और एन नंबर ऑफ टर्म्स। ये हमारा लास्ट टर्म का फॉर्मूला कहते हैं इसको, लास्ट टर्म या जनरल टर्म या nth टर्म, ये हमारा टर्म का फॉर्मूला था। टर्म का फॉर्मूला यही था। सम का फॉर्मूला, इसमें हम लोग एसएन से डिनोट करते हैं। एसएन का मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, और ये n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा सम का फॉर्मूला था, राइट। और एक n बाय 2 इंटू a प्लस l, where a is the first term, l is the last term and n is the number of terms। यहां पर भी अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है तो इस फॉर्मूला से हम एसएन निकालते थे। और अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स गिवन होते थे तो इसमें कॉमन डिफरेंस जानना जरूरी नहीं है। इसके बाद हम लोग मीन के बारे में आते थे। बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हमने पढ़ा कि भाई दो नंबर के बीच में 5 अर्थमेटिक 6 अर्थमेटिक मीन हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो मीन बताओ। काफी सारे प्रूफ दैट वगैरह भी हमने देखा था। तो मीन में अगर टू नंबर्स का अगर रहेगा तो उसका अर्थमेटिक मीन, लेट द नंबर बी ए एंड बी, तो a प्लस बी बाई 2। 3 नंबर रहेगा तो इसका am हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो n नंबर रहेगा तो इसी टाइप से हम करेंगे। तो बेसिकली हम टर्म, सम और मीन का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम यही फॉर्मूला अप्लाई करते थे। इसके अलावे अगर कभी कभी हमारे पास 3 टर्म रहता था, अगर हमारे पास एपी में हमारे पास 3 टर्म रहता था, तो
एपी में अगर हमारे पास 3 टर्म रहता था, 3 टर्म, तो वो टर्म हम लोग a माइनस डी, ए और a प्लस डी ये लेते थे ताकि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आए। दिस माइनस दिस अगर हम करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो डी आएगा, और फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म तब भी डी आएगा, a प्लस डी माइनस ए। तो जब भी हमें 3 टर्म का रिलेशन गिवन होता था कि इस 3 टर्म्स का सम इतना है और प्रोडक्ट इतना है, तो आप टर्म बताओ या एपी निकालो या कुछ भी ऐसे, या एपी निकलने के बाद सम ऑफ 20 टर्म्स निकालो। सबसे पहले तो हमें टर्म निकालना जरूरी है, तो वो टर्म हम a माइनस डी, ए और a प्लस डी मानते हैं। और फिर जब इसका सम ऑफ 3 टर्म इन एपी आर 24 एंड इट्स प्रोडक्ट इज 440, तो फाइंड द एपी। और जब एपी निकल जाएगा तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, फाइंड ए पर्टिकुलर टर्म निकाल सकते हैं, फाइंड द सम ऑफ पर्टिकुलर टर्म निकाल सकते हैं। तो इस तरह से, लेकिन 3 टर्म जब भी कभी देगा तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी ये लेते हैं। अगर हम एपी में 4 टर्म के बारे में बात करें, 4 टर्म, तो वो a माइनस 3d और a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d ये लेते हैं। a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ताकि इसमें से अगर हम इसको माइनस करें तो हमें 2d मिलता है, यहां भी हमें 2d मिलता है, यहां भी हमें 2d मिलता है। तो कॉमन डिफरेंस सब जगह सेम होना चाहिए। तो जब भी 4 टर्म्स, इसमें भी हमें कहता है 3 टर्म वाले में एक और टाइप का कहता है कि सम ऑफ द टर्म्स इक्वल टू दिस एंड स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टर्म इक्वल टू दिस। ठीक है, मैंने एक और एग्जांपल बताया कि सम ऑफ दिस टर्म इज दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ द टर्म इज दिस। एक ये रहता है और एक फिर सम ऑफ टर्म इज दिस एंड स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टर्म इज दिस। तो उन दोनों रिलेशन को रिलेट करके हम टर्म्स निकालते हैं, और टर्म निकालने के बाद मैंने जैसे कहा हम कुछ भी निकाल सकते हैं। इसी तरह यहां पे कहता है कि सम ऑफ ऑल 4 टर्म्स इज दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये एक्सट्रीम्स, ये बाहर वाले टर्म है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का मतलब हो गया दिस इंटू दिस अपॉन दिस इंटू दिस अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, या फिर रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू कुछ भी 7:16। तो फाइंड द टर्म्स। तो कुछ भी कैसा भी रिलेशन हो, हमें पहले यहां पे ऐसा मानना होता है। यहां पे हम फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म नहीं मानते हैं। उसका रीजन क्या है कि जैसे हमारे पास इसमें a और d दोनों अननोन वेरिएबल है, अगर हम सम करते हैं तो माइनस, सपोज करो अगर हम इस केस में सम किए तो माइनस डी प्लस डी कट गया, तो 3 इक्वल टू दिस नंबर, तो उससे हमें a एक वैल्यू पता चल जाता है। और जब a पता चल जाता है तो हम फिर दूसरे रिलेशन में डालते हैं और फिर दूसरा वेरिएबल हमको d मालूम चल जाता है। और अगर हम लेते हैं कि a माइनस डी प्लस a, और अगर मैं ऐसा ले लूं कि पहला टर्म a, दूसरा टर्म a प्लस डी, तीसरा टर्म a प्लस 2d, ऐसे अगर मैं 3 टर्म का सम निकालूं या 4 टर्म तक का सम निकालूं तो दोनों ही वेरिएबल a और d अननोन बन जाते हैं। तो फिर हमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है लीनियर इक्वेशन की तरह निकालना, और उसके बाद फिर दूसरा भी जो रिलेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग फिर वो इक्विवेलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है और मुश्किल होता है कैलकुलेशन। तो इसीलिए हम ऐसे टर्म को लेते हैं। अगर हमें 5 टर्म लेने के लिए एपी में कहता था तो हम लोग क्या लेते थे, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d ये लेते थे। और अगर हमें 6 टर्म लेने के लिए कहता है, 6 टर्म, इतना तो आएगा ही नहीं, हमारे 11th क्लास और 10th क्लास में भी इतना ही है। बट अगर हम 6 टर्म के बारे में बात करते हैं तो a माइनस 5d, a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d और a प्लस d, a प्लस 3d और a प्लस 5d, ये अब मैं आपको बिल्कुल कॉलेज लेवल के और कंपटीशन लेवल के वहां तक की बातें बता दिया। अगर 5 टर्म, 6 टर्म
भी रहेगा तो एपी में हम यही लेते हैं। ठीक है, तो अब स्टूडेंट हम जीपी पे सब शिफ्ट करते हैं। और एपी आपको चूंकि बहुत दिन हो गए थे इस वीडियो को डाले हुए, तो थोड़ा सा मैं आपको ये बता दिया कि चलो ऐसा रहता है। और इसके बाद अब फिर हम लोग जीपी पे मूव करते हैं। जीपी में भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। आप मेरा पहला वाला वीडियोस देखना, आपको बिल्कुल बेसिक से सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, और इस टाइप के सारे चीज एपी जीपी एचपी इस सब कुछ हमने वहां पे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी हम वही सारे कंसेप्ट, वही सारे टाइप के चीज जो हमने एपी में पढ़ा है वही पढ़ते हैं। वो ऐसा ही हम लोग टर्म से रिलेटेड, सम से रिलेटेड, मीन से रिलेटेड, यहां भी 3 टर्म्स रहेगा तो क्या होगा, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स ऐसे रहेगा तो क्या होगा। यहां पर भी हम लोग बिल्कुल प्रूफ दैट भी सिर्फ फॉर्मूला जीपी का लग जाता है। बाकी पढ़ते इसमें भी अगर आपने एपी को अच्छा से पढ़ाई किया हुआ है तो आपको जीपी वगैरह पकड़ने में बहुत इजी रहेगा, बहुत इजी लगेगा। इनमें हम लोग कॉमन डिफरेंस ना कह के इनमें हम लोग कॉमन रेशियो कहते हैं। जैसे उनका जो टर्म्स था वो हमारा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d डॉट डॉट डॉट। जोन सा टर्म कहते थे, अगर मैं 10th टर्म कहता था एपी का तो ए प्लस 9d, यानी कि जोन सा टर्म कहते थे उसमें से एक कम डी। क्यों? क्योंकि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता था, इसीलिए ए प्लस 9d कहते थे 10th टर्म को। इनका जो सीक्वेंस होता है, इनमें हम फर्स्ट टर्म को इनमें उसी तरह से ए कहते हैं। आप a1 भी कह सकते हो, आप t1 भी कह सकते हो, जैसे a भी कह सकते हो, a1 भी कह सकते हो, t1 भी कह सकते हो। इसी तरह सेकेंड टर्म को हम लोग AR कहते हैं। AR, इसको हम लोग A2 भी कह सकते हैं, T2 भी कह सकते हैं, और सेकेंड टर्म को AR कहते हैं। वेयर R इज द कॉमन रेशियो, वेयर R इज द कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। और जैसे उसमें कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, तो A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 एंड सो ऑन। उसी तरह ये कॉमन रेशियो हो गया। तो कॉमन रेशियो को स्मॉल r या तो CR भी कह सकते हैं या स्मॉल r, और वो होता है A2 अपॉन A1, वेयर R हो गया A2 अपॉन A1, या फिर आप कह सकते हो A3 अपॉन A2, या फिर A4 अपॉन A3 एंड सो ऑन, ऐसे ही। ठीक है, तो हम कह सकते हैं AN अपॉन AN माइनस 1, ऐसा भी कह सकते हैं। तो किसी भी जगह हम कॉमन रेशियो सब जगह हमारा सेम होना चाहिए। फिर इसमें भी थर्ड टर्म हमारा हो जाएगा AR का पावर 2। तो जोन सा टर्म कहते हैं, फोर्थ टर्म हो जाएगा AR का पावर 3। जोन सा टर्म कहते हैं उसमें से एक कम पावर। तो इसी तरह से इसका जो nth टर्म होता है, nth टर्म ये हो गया AR का पावर n माइनस 1, और यही इसमें आपका जनरल टर्म हुआ या लास्ट टर्म हुआ। ठीक है, तो फिर से वही वाली बात आती है, मैं इसको इरेज करता हूं, और फिर हमने जैसे अभी एक टेबुलर टाइप का हमने बनाया कि हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो इनमें भी मैं पहले बताना चाहता हूं कि हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। उसके बाद उन सवालों को फॉर्मुलेट करते हैं, उनमें जीपी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो अब ये आपका nth टर्म सबसे का फॉर्मूला हमने देख लिया। तो इसका मतलब है इनमें भी हम सबसे पहले टर्म के बारे में जानते हैं, टर्म के बारे में, और पहला आपको काफी कुछ टर्म से रिलेटेड ही रहेगा। टर्म से रिलेटेड ही रहेगा, और टर्म का an का फॉर्मूला हो गया
ए आर का पावर n माइनस वन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ। यही एकमात्र फॉर्मूला है टर्म से रिलेटेड जिनमें वेयर ए इज द वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म, ए आपका हो गया फर्स्ट टर्म है ना, और आर हो गया कॉमन रेशियो और n हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, और an हो गया, इस an को ही हम कहते हैं लास्ट टर्म या जनरल टर्म या nth टर्म। तो ये हमारा टर्म का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, उसके बाद अब हम जब सम के बारे में आते हैं, सम के बारे में, तो इसमें सम का 3 फॉर्मूला होता है। उसमें हमने 2 लिया था ना, इसमें हम लोग 3 लेते हैं। Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर का पावर n अपॉन 1 माइनस आर, वेयर r लेस देन 1। अगर हमारा r 1 से लेस आता है कॉमन रेशियो तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। दूसरा है n तो n रहेगा, ये कब लगाते हैं जब r इक्वल टू 1 हो। और तीसरा होता है a इंटू आर का पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये जब r ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, जब r ग्रेटर देन 1 हो तो हम ऐसा ये अप्लाई करते हैं। ये सम का ये 3 फॉर्मूला हो गया, 1, 2 और 3। इसके बाद इसमें फिर हम आते हैं मीन, इसमें फिर से हम आते हैं उसी टाइप का बिल्कुल मीन। अगर 2 नंबर रहेगा, 2 नंबर विच अगर रहेगा कि हमारा इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो a एंड b, तो मीन होता है 2 नंबर का ab का अंडर रूट, इसको हम ab का पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट ऑफ ab। अगर 3 नंबर रहेगा तो ये हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी का क्यूब रूट यानी ए बी सी का पावर 1/3। 4 इसी टाइप से अगर हमारे पास 4 नंबर रहेगा तो ए बी सी डी का फोर्थ रूट और वो हो जाएगा ए बी सी डी का पावर 1/4। अब अगर मैं आपको क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट का एक एग्जांपल में दे देता हूं सो दैट आपको क्लियर हो जाए। तो ये टर्म, सम और मीन बेसिकली हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में यही चीजें देखते हैं। और इसके बाद फिर इनमें भी जैसे 3 टर्म रहेगा, 4 टर्म रहेगा, 5 टर्म रहेगा, तो हम क्या कहते हैं, तो 3 टर्म में जब हमारे पास 3 टर्म रहेगा, 3 टर्म इन जीपी, ठीक है, इन जीपी, इसको शॉर्टकट में जीपी भी कहते हैं। तो ये हमारा a अपॉन आर, ए और ए आर ये होता है। जब हमारा 4 टर्म रहेगा तो a अपॉन आर क्यू, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर क्यू ये हो जाएगा। और जब फिर 5 टर्म रहेगा, तो ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर स्क्वायर, ऐसा होगा, राइट। ठीक है, तो जब आपके पास
3, 4 और 5, इसमें 6 टर्म तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 4 टर्म भी जनरली नहीं आता, 3 टर्म का ही सवाल आता है। ठीक है, तो इस तरह का जब भी कभी रहेगा, ताकि अब दिस अपॉन दिस जब आप करें वो रिजल्ट वही आए जो रिजल्ट यहां पे आए। जब आप a डिवाइडेड बाय a बाय r करते हैं तो बेसिकली a इंटू हो जाएगा r बाय a, तो ये r आ जाएगा। फिर दिस डिवाइडेड बाय दिस जब आप करेंगे तब भी r आएगा। यहां पर भी ये दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, ये सब r स्क्वायर रहेगा। इनमें कॉमन रेशियो r है, इनमें कॉमन रेशियो r स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरह से ये इसमें भी। तो जब भी 3 टर्म 4 टर्म में आपको ज्यादा बता दिया, इसमें जीपी में तो 4 और 5 तो आने का मतलब ही नहीं है, 4 तक भी नहीं आता, बट फिर भी मैंने आपको ये चीजें बता दिया। अब एक और चीजें हैं कि मैं आपको अभी जैसे कहा कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट और फोर्थ रूट के बारे में थोड़ा बताता हूं। तो स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं, यानी कि जैसे हम 625 एक एग्जांपल लिए और हमने 5 से दिया तो ये 125, फिर 5 से दिया तो ये 25, फिर 5 से दिया तो ये 5 और फिर 5 से देंगे तो 1 हो गया। तो यानी कि बेसिकली इसका जो फैक्टर्स 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, जब हम इसका स्क्वायर रूट के बारे में बात करेंगे तो दो दो का पेयर बनाएंगे, मतलब इस दो में से एक लेंगे, इस दो में से एक लेंगे, तो ये हो गया 5 इंटू 5, तो ये हो गया 1 2, ये हो गया 25, ये हो गया 25, 5 इंटू 5 हो गया 25। ठीक है, हमने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लिया इसके फैक्टर्स, और हर दो के बदले में ये दो दो का पेयर बन गया ऐसे। तो स्क्वायर रूट है तो 5 इंटू 5 का स्क्वायर रूट करेंगे तो एक 5 निकलेगा, तो इसी तरह यहां से एक 5 यहां पे निकला, और ये स्क्वायर रूट, इसी को हम 625 का पावर 1/2 भी कहते हैं। अगर मैं 625 का ही क्यूब रूट के बारे में बात करूं तो ये 3 के बदले में एक हमें बाहर निकालना पड़ेगा। क्यूब रूट ये 3 के बदले में एक बाहर, तो ये एक 5 बाहर आ गया, और एक जो ये वाला 5 है, कोई भी एक सिंगल 5 उसका क्यूब रूट रह गया, उसका नहीं निकल पाया। तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं 5 इंटू 5 का पावर 1/3, ये भी कह सकते हैं। और अगर मैं इसका फोर्थ रूट निकालूं, फोर्थ रूट, तो ये 4 के बदले में एक आ गया बाहर, तो ये 5 हो गया, और इसका इससे ज्यादा रूट नहीं निकल पाएगा 1। ठीक है, इससे ज्यादा फिफ्थ रूट नहीं निकल पाएगा। इसी तरह अगर मैं आपको अब एक और एग्जांपल देता हूं, सपोज करते हैं 1296। अगर मैं एक नंबर लेता हूं जिसका ऐसा नंबर जिसका कि ये सब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट निकल पाए, तभी मैंने ऐसे नंबर्स एग्जांपल से लिया। अब हम छोटे छोटे नंबरों से डिवाइड करते हैं, तो 2 4 जा और 1 16, 2 8 जा, फिर 2 से दिया हमने तो 3 2 4, फिर 2 से दिया 1 12 6 2, फिर 2 से दिया तो 8 1, फिर 3 से दिया तो 27, इसके बाद 3 से दिया तो 9, फिर 3 से दिया तो 3। अब और नहीं जाएगा, अब 3 से दोगे 1 आ जाएगा। तो बेसिकली ये क्या हो गया कि ये हो गया आपका फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार, और ऐसे ही 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 बार। ये आपका 1296 हो गया। तो इनमें जब हम 1296 का आप अगर स्क्वायर रूट निकालोगे, चलो ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, 1296 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो एक यहां से पेयर, यहां से पेयर, यहां से पेयर, तो हर दो नंबर के पेयरिंग में एक बाहर आ जाएगा। तो ये बेसिकली यहां से एक 2 हो गया, ये 2, फिर ये 3 और ये फिर 3, तो ये 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। 1296 हमारे माइंड में था तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, और इसका जो स्क्वायर रूट है वो 36 आ गया। अगर मैं अब इसका क्यूब रूट बोलूं 1296, इसका अगर मैं क्यूब रूट, ये बिल्कुल सटा हुआ रहता है, अगर थोड़ा सा दूर लिख लोगे तो उसका मतलब हो गया इनटू।
तो ये बिल्कुल रूट के साथ सटा हुआ रहेगा। इसको हम 1296 का पावर 1/3 भी कहेंगे। तो हर 3 नंबर के बदले में आपको एक निकालना पड़ेगा। हर 3 नंबर के बदले में आपके पेयरिंग में एक बाहर आएगा आपका, यहां से एक बाहर आ गया, यहां से एक बाहर आ गया, यानी 2 into 3। और बाकी जो 2 3 या 6 हुआ इसमें नहीं निकल पाया, तो 6 का पावर 1/3 रह गया। तो ये बेसिकली 6 into 6 का पावर 1/3 आप ये लिख सकते थे, या फिर इसको 6 और क्यूब रूट ऑफ 6 ये क्यूब रूट में ही रह गया। ठीक है, अब अगर मैं इसका फोर्थ रूट निकालूं, इसका मैं अगर फोर्थ रूट निकालूं तो 4 के बदले में 1 लेना होगा। तो अगर 1296 का मैं फोर्थ रूट निकालूं तो ये एक 2 यहां से बाहर आ जाएगा, और एक ये 3 आ जाएगा, तो ये अल्टीमेटली ये 6 आ जाएगा। ये 6 बाहर आ गया। और इसका फिफ्थ रूट निकालना चाहो तो हमारे पास है ही नहीं, 5/2 है ही नहीं, ना तो 5/3 है, तो कोई भी नंबर बाहर नहीं निकल पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका फिफ्थ रूट नहीं निकलेगा। सो हम 1296 का पावर 1/5 में ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये था आपका परफेक्ट रूट, ये आपका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और फोर्थ रूट। इस तरह से हमने 2 नंबर का एग्जांपल लेके दिखा दिया। इसके अलावे एक और आता है एपी, इसी में जो आप पढ़ते हो कि इन्हीं में आपका और भी आएगा सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। सम ऑफ इनफाइनाइट, जब भी कभी इनफाइनाइट रहता है तो जीपी में ही रहता है, एपी में नहीं रहता है। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, और उसको हम लोग एस इंफिनिटी से डिनोट करते हैं, और ये होता है 1/1 - r। यानी कि ये सवाल कैसा रहेगा जिनमें आपको प्लस डॉट 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 के बाद एक एंड नहीं रहेगा, एक एंडिंग टर्म नहीं रहेगा। आपका सपोज करो यहाँ पे है 8 है, उसके बाद 4 है, फिर 2 है, और फिर उसके बाद एंड सो ऑन डॉट 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 इसी तरह से। तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस इक्वल, और मैं बोलूँ अप टू डॉट 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 इसका निकालो ये। तो यहाँ पे ऑलवेज r लेस देन 1 होता है, ऑलवेज r लेस देन 1 होता है, और ये अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम निकालने के लिए कहता है। तो a/1 - r ये भी पॉसिबल है, ये भी इनफाइनाइट टर्म तक का भी निकालना पॉसिबल है, जिसका फॉर्मूला ये ऐसा होता है। इसके अलावे सम स्पेशल सीरीज भी होते हैं। इसके अलावे एक और बात होता है, यहां पे मैं इरेज करता हूं, सम स्पेशल सीरीज भी हम लोग इनमें पढ़ते हैं। ठीक है, आजकल ये चीजें हटा दिया गया है, इनमें हमारा हटा दिया गया है। सम स्पेशल सीरीज भी पढ़ते हैं। एक तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स भी पढ़ते हैं, और सम स्पेशल सीरीज भी पढ़ते हैं। इनमें फिर 2 टाइप की चीज पढ़ते हैं। सम स्पेशल सीरीज के अंदर में 2 टाइप के सीरीज पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, इसको एजीपी कहते हैं, एजीपी। ठीक है, मतलब जो आपका सीरीज एक दिया हुआ है वो ना तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ना ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो उसको में फिर आप कोई फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते हो, तो उसे हमें बनाना पड़ता है, और फिर हम उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। तो वो कोई सीरीज या तो दोनों हमारा जीपी बन जाएगा, या एक एपी एक जीपी बन जाएगा, तो कुछ भी, मतलब सम ऑफ 2 सीरीज, 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस सीरीज का नाम हम लोग अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज देते हैं, कि एक सीरीज वो उसमें हम कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाते हैं, वो उसको हम निकालते हैं, और 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन होता है, फिर एक एपी बन जाता है, एक जीपी बन जाता है, इस तरह का। फिर उसमें हम फॉर्मूला लगा के जो निकालना होता है, सम ऑफ एन टर्म्स वगैरह ऐसे निकाल लेते हैं। इसमें दूसरा टाइप का और एक चीज होता है, सम ऑफ एन टर्म्स हमारे पास गिवन है ना, एन टर्म्स गिवन है तो उसका सम निकालो।
सम ऑफ n terms equal to what if its nth term is, जो भी एक nth टर्म, एक हमारे पास कोई भी कंडीशन, अगर हमारे पास कुछ भी nth टर्म गिवन है तो सम ऑफ n टर्म्स ऐसे करके निकालो। ठीक है, यहां पे हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, यहां पे जैसे 1 + 2 + 3 + ... n, तो ये जैसे मैथमेटिकल इंडक्शन में हमने पढ़ा था वही चीज यहां पे रिपीट करते हैं, n × n + 1/2, और इसको आप यहां पे लिख दो, चाहे जहां पर लिख दो, इसको सिग्मा ऑफ n भी कहते हैं। ठीक है, फिर एक होता है 1² सिग्मा या समेशन वेयर i = 1 to n, आप ऐसा भी लिख सकते हो और सिर्फ ये भी कह सकते हो। फिर 1² + 2² + 3² + ... n², तो ये होता है n × n + 1 × 2n + 1/6, ये हो जाता है, और इसको हम लोग समेशन ऑफ n² भी कहते हैं। तीसरा 1³ + 2³ + 3³ + ... n³, ये यही वाला चीज होता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो उसके बाद फिर हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी एक चीज होता है जो एपी का रेसिप्रोकल होता है, वो भी हम लोग फिर देखते हैं। नाउ अब सोचो, ये पूरे हमने एपी, और इसको सिग्मा एन क्यू कहते थे, इसको सिग्मा n² और इसको सिग्मा n²। अब हमने एपी को कंप्लीटली एक समराइज्ड वे में रिवाइज कर लिया, और जीपी में पूरा क्या पढ़ना है 11th तक ये पूरी बातें कवर हो गया। ठीक है, हम लोग अभी 11th ही डिस्कस कर रहे हैं, तो 11th का जितना भी जीपी पढ़ना, अगर जो मैंने बताया इससे और कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, और इसी पे सवाल रहता है, इसी पे मिसलेनियस है, सब कुछ है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सब टॉपिक या कंसेप्ट बड़ा होता है जो तुरंत एकदम से एट ए स्लॉट ये सब कवर कंप्लीट नहीं हो सकते, तो कोई बात नहीं है, मैं आपको टाइम टू टाइम वो अब बनाते जा रहा हूँ वीडियो, लेकिन वही है, हमारे पास टाइम का थोड़ा शॉर्टेज होता है, तो मैंने एपी वाली वीडियो 11th के लिए काफ़ी दिन हो गए, मेरे ख्याल से कुछ 10-15 दिन के आसपास का टाइम बीत गया, बीच बीच में मैंने दिवाली वगैरह आ गया, और बीच बीच में फिर मैंने दूसरे क्लासों का वीडियो डाला, 10th का डाला, बीबीए का डाला, बीकॉम का डाला, इस टाइप का है ना, तो सारी चीज़ों का देखते हुए करना पड़ता है। एनीवे, फिर मेरे मन में था कि नहीं, मैंने जीपी नहीं कराया है तो उसको जल्दी से करा देता हूँ। तो आज मोर देन हाफ एन आवर हो गए, थोड़ा सा हम क्वेश्चंस और देख लेते हैं, उसके फिर फर्दर फिर बाद में कंटिन्यू इसको करेंगे। तो आप देखो, इसमें भी हम लोग सेम उसी टाइप का ये करते हैं, जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहो तो पहले एग्जाम्पल देख लो कोई, ठीक है, और इसके बाद इस पर फिर आप एक्सरसाइज बहुत बखूबी अपने आप भी बना सकते हो। तो हम आते हैं एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल करो चाहे क्वेश्चन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कंसेप्ट आपको पूरा अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आपका सारा सवाल बनना शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल 9 क्या कहता है कि फाइंड द 10th एंड nth टर्म ऑफ जीपी। आपके पास 5, 25, 125, 125 ... ऐसे दिया हुआ है, और यहाँ आपका हियर ए आपका है 5, और ये कह रहा है आर इन जीपी। अगर ये चेक करने के लिए रहे तब तो हम निकाल सकते हैं सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, और जब वो कह रहा है तो हमें निकालने का ऐसे जरूरत नहीं है, सीधे तौर पर हम लिख देते हैं कि चलो 25/5, तो आप डायरेक्टली 5 भी कह सकते हो। ठीक है जी, आपका फर्स्ट टर्म ये 5 है, और कॉमन रेशियो भी दिस अपॉन दिस है, तो वो भी आपका 5 है। आपको निकालना क्या है 8, 10, तो उसको ए आर का पावर 9 कहोगे,
तो 5 इंटू ये 5 का पावर आपका 9 हो गया, तो अल्टीमेटली 5 का पावर 10 हो गया। तो इतने बड़े पावर को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और अगर ए एन के बारे में हम बात करें तो ए आर का पावर n-1 यानी 5 इंटू ये 5 का पावर n-1, तो ये अल्टीमेटली 5 का पावर 9 हो गया। ठीक है, 5 का पावर n हो गया, और बिल्कुल ठीक है आंसर, 5 का पावर 10 और 5 का पावर n। अब हम एग्जाम्पल 10 में आते हैं। एग्जाम्पल 10 में आते हैं। ऐसे ही अगर आपका एक सीरीज है और इसमें हमने क्या सीखा, हमें देखने की बात है कि अगर कोई सीरीज जीपी में है और उसमें हम ए और आर देख रहे हैं, तो कोई भी पर्टिकुलर टर्म हम निकाल सकते हैं। जैसे हमने टेंथ टर्म निकाल लिया, हमने एएनएस टर्म निकाल लिया। अब अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक है 2832 डॉट 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 अप टू n टर्म्स, तो इसका क्वेश्चन कहता है कि विच टर्म ऑफ द जीपी इज ये हमारा 1311072, ये एक बड़ा सा नंबर है 131072। तो इसमें कहता है कि ये एक आपका जीपी है और इस कौन सा टर्म इतना है, ये छोटे छोटे नंबर से अब एकदम से बड़ा टर्म आ गया 1,31,072। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि हियर a इक्वल टू 2 और r इक्वल टू हो गया 8/2, तो r हो गया 4, है ना। तो जब भी कभी कोई सीरीज रहता था और एपी में भी अगर एक नंबर रहता था तो उसको हम लोग an मानकर चलते थे, लेट an इक्वल टू दिस वन। यहां तक कि उससे n तो हम निकालते ही थे, यहां तक कि अगर हमें कभी ऐसा भी रहता था कि विच इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो उस केस में भी हम लोग जीरो को एएनएस टर्म मानकर चलते थे। याद होगा आपको, जीरो को हम लोग एएनएस टर्म मानते थे, तो उस कंडीशन में भी हम ऐसा काम करते थे। तो यहां पर भी वही करेंगे सेम। मैंने आपको कहा है कि जीपी में भी आपको वही सब कंसेप्ट, वैसा ही तरीका अप्लाई करना है, फॉर्मूला जीपी का करना है। तो अगर कोई भी नंबर देता था और कहता था ये कौन सा टर्म है, तो हम लोग उसको मान कर चलते थे लेट वो टर्म हमारा लास्ट टर्म है, एएनएस टर्म है, और लेट एन इक्वल टू 131072। अब हम एन का फॉर्मूला पुट करते थे, ए आर का पावर n-1 इक्वल टू 131072। तो ए आर, ए है हमारा 2 इंटू यहां पे आर है हमारा 4, तो 4 का पावर n-1 इक्वल टू 131072। अब आप ये 2 को उधर जाकर डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 2 6 हो गया, फिर 1 और 1 हो गया यहाँ पे, और 11 2 5 1 0 हो गया, फिर 2 5 फिर 2 3 1 2 6, इतना हो गया। अब आप देखो कि 4 का पावर n-1, ये 4 में ही देखना है कितना पावर है। तो आपको 2 3 4 का कुछ पावर देख के रखना चाहिए ऐसे, जैसे 4 का पावर 1 4 हो गया, 4 का पावर 2 16 हो गया, 4 का पावर 3 64 हो गया, 4 का पावर 4 256 हो गया, 4 का पावर 5 तो 1024 हो गया, 4 का पावर 6 तो 4096 हो गया, 4 का पावर 7 तो 16,382 हो गया, 82, 4 का पावर 8 तो ये 64,000, और ये उसी में चला जाएगा 65,000, और बस वही जाएगा। 4 का पावर 8 ही इतना होगा, 4 का पावर 8 ही हो जाएगा 65,536, है ना, क्योंकि 16 4 जब 64,000 और 3 चौका 1200, और ये भी, तो ये 65,536 हो गए। तो देन 4 to the power n-1 equal to 4 to the power 8. Therefore n-1 is 8 and we get n equal to 9. So we get n equal to 9, right? So
दिस इज द थिंग. तो whenever we find n, which term is a special number which is given, तो then we do the procedure like this. ठीक है, एपी में भी हम लोग ऐसा ही करते थे और जीपी में भी हम ऐसा ही करेंगे. राइट, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन की तरह उसमें भी रहता था, इफ थर्ड टर्म इज दिस एंड एट्थ टर्म इज दिस, फाइंड एपी या कुछ भी. अगर दो कंडीशंस गिवन होते थे कि आपके पास थर्ड टर्म इतना है और एट्थ टर्म इतना है, तो कुछ भी निकालो. इसी तरह यहाँ पे एग्जांपल 11 में है कि इन एन जीपी द थर्ड टर्म इज 24 एंड सिक्स्थ टर्म इज 192, फाइंड द टेंथ टर्म. ऐसे सिचुएशन हमने एपी में भी देखा था, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसको यहां पर भी देखते हैं. अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 11. राइट, एग्जाम्पल 11 में इन एन जीपी थर्ड टर्म इज 24, हियर थर्ड टर्म दैट इज a3, it means ar power 2 is 24. third term ar to the power third term is 24 and sixth term is 192 and sixth term ar to the power 5 is 192. ठीक है, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2. अब हम लोग 2/1 कर देते हैं, उनमें सब्ट्रैक्ट करते थे, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते थे 1 में, है ना, उससे एक वेरिएबल कटता था और एक वेरिएबल, इसमें भी एक वेरिएबल करेगा तो 2 डिवाइडेड बाय 1 ऐसा कर देते हैं. ठीक है, तो ar टू द पावर 5 अपॉन ar स्क्वायर इक्वल टू 192 बाय 24. एक कट गया और आर क्यूब इक्वल टू 8, इसको हम 2 क्यूब कहेंगे, देयरफॉर r इक्वल टू 2, है ना. पुट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1, एनी वन ऑफ द इक्वेशन. पुट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1. तो देन a इंटू 2 का पावर 2, a इंटू 2 का पावर 2 इक्वल टू 24, देयरफॉर a इक्वल टू 24/4, तो 6. a इक्वल टू 6 एंड r इक्वल टू 2. So find its 10th term. Hence 10th term a10 इक्वल टू ar का पावर 9. a is your 6 into r 2 to the power 9. 2 to the power 9 is 512. because 2 का जो टेबल है वो यही है, 2 का पावर 1, 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 184. ठीक है, फिर 160382. ठीक है, हाँ ये ऐसे. तो इस तरह से 1 2 का पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 to the power 9. ठीक है, तो ये हो गया आपका जाके 3072. 192. ठीक है, ये हो गया. हाँ, राइट.
सो इसका आंसर हो गया 3072। ठीक है, तो हमने देख लिया। अब यहां पे एग्जांपल 12 हम देखते हैं। टर्म से रिलेटेड अभी हमने एग्जांपल 9, 10, 11 ये है सब क्वेश्चंस टर्म से रिलेटेड था। अब एग्जांपल 12 सम से रिलेटेड है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n terms and sum of 5 term of the geometric series. Geometric series is 1 plus 2 by 3 plus 4 by 9 plus dot. Right? This is your geometric series. You have to find sum of 5 terms and sum of n terms. Sum of 5 terms and sum of n terms. You have to find S5 equal to what and Sn equal to what, right? Here A first term is 1, common ratio is 2 by 3, तो 2 by 3 is less than 1 है ना, तो Sn जो है वो पहला वाला फॉर्मूला लग जाएगा। Sn अगर मैं पहले 5 टर्म का निकालना चाहूं तो चलो 5 टर्म तक का निकाल लेते हैं। तो S5 इक्वल टू n a इंटू यानी कि 1 इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, राइट। मैंने आपको कहा कि जब भी हमारा कभी भी अगर हमारे पास कभी भी हमारे पास अगर r 1 से लेस है तो हम 1 माइनस आर का पावर n पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपॉन 1 माइनस आर। अब ये 1 इंटू कुछ करोगे तो ये वही रह जाएगा और ये हो गया 1 माइनस 2 का पावर 5, तो 2 टू 4 टू 8 16 32 अपॉन 243 और अपॉन 3 एलसीएम हो गया 3 माइनस 2 यानी 243 माइनस 32 अपॉन 243 और अपॉन 1/3 ये हो गया बेसिकली। तो अब ये हो गया हमारे पास 211 अपॉन 243 और इंटू 3/1 तो ये 81, तो 211 अपॉन 81। अब अगर हम Sn निकालें तो 1 इंटू 1 माइनस 2/3 का पावर n, ठीक है, और फिर अपॉन 1 माइनस r 2/3, तो ये 1/3 हुआ, तो वो 3 बेसिकली यहां चला गया, तो 3 इंटू 1 माइनस 2/3 टू दी पावर n, यही हो गया आपका n टर्म्स और ये हो गया आपका सम ऑफ 5 टर्म्स, ये सम ऑफ n टर्म्स, राइट। ये आपका क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 12 था, ठीक है। अब एग्जांपल हम 13 देखते हैं। कहते हैं हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी 3/2 3/4 आर नीडेड टू गिव द सम 3069 अपॉन 512, राइट। तो अब देखो, ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स, अब हमारे पास जीपी गिवन है 3/2 3/4 3/2 3/4
डॉट 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 डॉट। अब ये कहते हैं कि हाउ मेनी टर्म्स, बिल्कुल सारे क्वेश्चन एपी की तरह ही है, कितनी टर्म्स इसमें लिए जाएं जिससे कि इसका सम 3069 हियर हियर इक्वल टू 3, और एसएन आपके पास गिवन है 3069 अपॉन अपॉन 512, इतना हो जाए। ठीक है, तो अब आप इसको हियर इक्वल टू 3, आर आपके पास है 3/2 डिवाइडेड बाय 3, तो इंटू 1/3 है ना, तो ये हो गया 1/2, आर आपका 1/2 हो गया। और एसएन आपके पास गिवन है, एसएन इक्वल टू 3069 अपॉन 512। तो इससे आप क्या करोगे कि एसएन का फॉर्मूला लगाओगे। एसएन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर आपका छोटा है, आर आपका तो ए इंटू वाला लगाना पड़ेगा कि वही 3069 अपॉन 512 इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर 1/2 का पावर n अपॉन 1 माइनस आर, है ना। एस एन इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अब ये हो गया 1/2, सो वो यहाँ पे 6 हो गया, राइट। तो 3069 अपॉन 512 इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस 1/2 टू द पावर n, राइट। क्योंकि ये n 1 पे भी है और 2 का पावर n पे भी है। अब आप देखो ये कितना हो गया, तो आप इस 6 को जब इधर लाओगे तो ये इंटू में है तो डिवाइड यहाँ पे ये चला आएगा, जैसे भी हो। या आप ऐसे भी काट सकते हो, देखो पहले 3 से काटो, ये 2 टाइम्स गया, ये 1 0 1 0 हो गया, 3 2 3 और नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये 2 यहाँ पे आ गया आपका, तो बेसिकली 1 0 2 3 अपॉन वो 2 जब इधर करेंगे तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो इनटू करेंगे तो 1/2, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू 1 माइनस 1/2 का पावर n। अब आप जैसे भी हो इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, इट मीन्स 1/2 टू द पावर n इक्वल टू 1 माइनस 1023 अपॉन 512। इधर प्लस था उधर जाकर माइनस हो गया, और ये जो ये वाला टर्म था माइनस में उधर जाकर प्लस हो गया। तो अब इसको जब आप एलसीएम लोगे तो ये 512 नहीं है, 1024 है नीचे डिनोमिनेटर में। अब 512 में 1024, तो ये बेसिकली हो गया 1024 माइनस 1023, तो 1 अपॉन 1024, ये 1/2 टू द पावर n इक्वल टू इतना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 2 टू द पावर n इक्वल टू 1024, दैट इज 2 टू द पावर 10, therefore n इक्वल टू 10। तो हम 10 टर्म लेंगे जी, अगर इसी सीरीज में अगर हम 10 टर्म तक चले तो उसका सम हमारा इतना हो जाएगा, 3069 अपॉन हमारा 512 हो जाएगा, ठीक है। एक और सवाल लेते हैं, एग्जाम्पल 14। कहता है द सम ऑफ द जीपी इज 13/12 and their product, the sum of first three term, the sum of first three term is 13/12 and their product, the sum of first three term is 13/12, their product is -1, find the common ratio and the terms। तो लेट द 3 terms, यहाँ पे 3 टर्म के बारे में मैंने आपको बताया था, लेट द फर्स्ट 3 term या 3 terms in GP are A by R, A और AR, राइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका जो सम है A by R प्लस A प्लस AR,
ये हमारा 13/12 है, 13/12 है। और उसका जो प्रोडक्ट है A/R इंटू A वो हमारा -1 है। तो देखो इन दोनों सिचुएशन से हमें कुछ ना कुछ ऐसे मिल जाता है, ठीक है। जब भी हम सम का AP वाले में सम से एक वेरिएबल मिलता है, जैसे A - D प्लस A प्लस A प्लस D, तो डी कट जाता है, 3 इक्वल टू समथिंग, उससे A मिलता है। इससे हमें प्रोडक्ट वाले से हमें पहले यहाँ पे R कट गया, तो AQ इक्वल टू, इससे हमें AQ इक्वल टू -1, देयरफॉर A इक्वल टू -1, क्योंकि -1 का क्यूब ही हमारा -1 होता है, 1 का क्यूब तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये बन गया। अब हम A का वैल्यू कहीं पर यहाँ पर हम डाल सकते हैं, तो -1/R -1/R -1, और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इनमें हम एक कॉमन ले लें, तो ये बन गया यहाँ पे फ्रॉम वन कर देते हैं। तो एक कॉमन लेने के बाद ये बन गया 1/R और +1 + R इक्वल टू 13/12। अब A का वैल्यू -1 है, तो वो माइनस हम यहाँ पे लगा देते हैं, है ना, क्योंकि -1 इंटू दिस करेंगे तो वो माइनस हम यहाँ लिखे चाहे उधर कर दें, और इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 + R + R² इक्वल टू -13/12। और अब आपका ऐसा हो गया, तो ये 12 + 12R + 12R² इक्वल टू -13R। अब ये भी इधर आ गया, तो 12R² और +25R और +12 इक्वल टू 0, ठीक है। और इस तरह से अब आपका हो गया 144, क्योंकि ये -13 उधर जाकर +13 हो गया, तो 12R² + 16R + 9R + 12 इक्वल टू 0। फिर आप यहाँ पे 4R कॉमन ले लो, तो 3R + 4, और फिर 3 कॉमन ले लो, 3R + 4, ठीक है। फिर आपका 3R + 4 और इंटू 4R + 3 इक्वल टू 0। अब आपका इस कंडीशन पे आपका एक R इक्वल टू निकल गया -4/3 और दूसरा निकल गया -3/4, -3/4। अब केस वन, अगर हम A का वैल्यू, A तो हमारे लिए फिक्स ही है, A इक्वल टू -1 एंड R इक्वल टू -4/3, पहले वाला हम इसको लिए, ठीक है। तो A/R यानी -1/-4/3, तो ये हो गया 3/4। फिर है A यानी -1, और फिर है AR, तो यानी कि 4/3। एक केस में तो ये आंसर हो गया, और दूसरे केस में जब हम A इक्वल टू -1 और R इक्वल टू -3/4 करेंगे, तो ये नंबर ठीक इसका उल्टा बन जाएगा, यानी 4/3 -1 और 3/4 ये बन जाएगा। तो हमें निकालना क्या था, हमें फाइंड द हमें R निकालना था, जो कि -4/3 और -3/4 हुआ, और हमें दोनों टर्म्स निकालने थे। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, दोनों ही केस को हमें कंसीडर करने की बात है, ठीक है। तो अब हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, और 1 आवर का वीडियो हो गया और काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। इसको फिर कन्वर्ट वगैरह करने में भी सब टाइम में लगता है, तो हम लोग फिर आगे का जो फर्दर और कंसेप्ट है, एक एग्जांपल तो हमने ऑलमोस्ट सब कवर कर ही लिया, और सब सारे टाइप्स के आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बना सकते हो, बट उनमें फिर भी हम जो भी हैं थोड़े बहुत हम क्वेश्चंस सब मतलब ऑलमोस्ट चीज़ें हम बताते हुए चलेंगे, ठीक है, जिससे आप लोग को कोई प्रॉब्लम डिफिकल्टी नहीं हो। और कोशिश करेंगे कि जल्दी ही आपको इसका और कंटिन्यूशन पार्ट जो एक्सरसाइज का क्वेश्चंस है वो मैं आपको
जल्दी से जल्दी वीडियो रिलीज करूं। बस आप लोग को इस सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स लिखना है, तभी मुझे भी ठीक फील होता है। आप लोग इसको सब्सक्राइब करो, कमेंट्स लिखो, ठीक है। और कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट हो, वो लिखो, व्हाट्सअप करो, कंसल्ट करो। ऐसे करके तभी बात ठीक होती है दोनों तरफ से, है ना। तो इस तरह से आपको मैंने हर एक वीडियो में बताया हुआ है कि आप जो कंसल्ट करोगे तो मेरा आप YouTube चैनल जो है यही है, YouTube चैनल राजहंस ट्यूटोरियल्स है, ठीक है। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 9810843472, ये इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, राइट। अगर आप ऑलरेडी मेरे से जुड़े हुए हो तो फेसबुक मेरा मनोज राजहंस, और राजहंस जो पर्सनल फ्रेंड के है वो मनोज राजहंस है, और प्रोफेशनल फ्रेंड है वो राजहंस ट्यूटोरियल है। तो मेरे ये है पर्सनल और ये प्रोफेशनल में है, और मेल मनोज के डॉट आप मुझे अगर नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ और क्या, तो आप मनोज कुमार राजहंस गूगल पे या राजहंस ट्यूटोरियल्स भी डालकर आप जान सकते हो, ठीक है। और ये सब जो है, इससे आप मुझसे कहीं भी आप मेल कर सकते हो मुझे इन पे, आप फेसबुक में मुझसे जुड़कर बात कर सकते हो, है ना, मैसेंजर वगैरह पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। राजहंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद कमेंट लिखो, इस पे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और फिर हम लोग अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।